वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज का 5वां सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चनों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस अवधि में बच्चा अभी भी एक बच्चा है लेकिन अधिक आत्मविश्वास से चल सकता है और अधिक गोल मटोल दिखता है? पहला ऑप्शन है शिशुकाल, दूसरा है टोडलरहुड, तीसरा है पूर्व विद्यालय बाल्य अवस्था और चौथा ऑप्शन है बचपन। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अवस्थाएं हैं, जब बच्चे का शारीरिक विकास, हमें लगता है ना कि बच्चा गोलू मोलू सा हो गया है, हम देसी भाषा में उसको ऐसा ही तो बोलते हैं, और उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बच्चे की अवस्था है, ये उसकी ऐसा मान के चलो कि 1 से 3 साल तक के बच्चे की जो अवस्था होती है, जब उसको हम टोडलरहुड अवधि कहते हैं, उस समय बच्चे में ये लक्षण दिखाई देते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान बच्चे के अंदर भावात्मक, सामाजिक और संरचनात्मक विकास जोरों शोरों से चल रहा होता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी। ये दोनों गुण, जिसमें बच्चे में आत्मविश्वास से चलना और अधिक गोल मटोल दिखना, ये दोनों अवस्थाएं टोडलरहुड से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। औसतन 2 वर्ष के बच्चों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है? हमें तो लगता है कि बच्चे सोते ही नहीं हैं, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है रात में 5 से 6 घंटे और दिन में 2 से 3 घंटे की झपकी। अरे, रात में ही वो 5-6 घंटे सोएंगे तो कैसे काम चलेगा? सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रात में 12 से 14 घंटे और दिन में 1 घंटे की झपकी। थर्ड ऑप्शन कहता है रात में 10 से 12 घंटे और दिन में 1 से 2 घंटे की झपकी। और डी ऑप्शन कहता है रात में 8 से 9 घंटे और दिन में 3 से 4 घंटे की झपकी। तो देखो, 2 साल के बच्चे का जो औसतन टाइम निकलता है, एवरेज टाइम जो निकलता है उनकी नींद का, वो निकलता है रात में वो 10 से 12 घंटे सोते हैं और दिन में भी उन्हें 1 से 2 घंटे की झपकी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे के जीवन में शारीरिक शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या होती है? शारीरिक शिक्षा, यहाँ पर बात हो रही है जो फिजिकल एजुकेशन उसको दी जाती है, उसकी क्या भूमिका रहेगी एक बच्चे के जीवन में? पहला ऑप्शन देखते हैं, खाने की आदतों को बढ़ावा देना। क्या इससे बच्चे की खाने की आदत बढ़ेगी? बी ऑप्शन कहता है दौड़ने को बढ़ावा देना, कि बच्चा दौड़ने ज़्यादा लग जाएगा। सी ऑप्शन कहता है कूदने को बढ़ावा देना, कि उसकी जंपिंग एक्सरसाइज बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन कहता है स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। देखो, पढ़ने में ही लग रहा है कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों काम शारीरिक शिक्षा के जिम्मे बिल्कुल होते हैं कि हमारा शरीर जो स्वस्थ वृद्धि और विकास की ओर अग्रसर हो। तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाल विकास नहीं होता है? देखो, मनुष्य जन्म से लेकर ही अपने लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में विकास के अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। उसका मानसिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसका भावनात्मक कौशल विकास भी होता है। लेकिन यहाँ वित्तीय विकास, ये बाल विकास से संबंधित नहीं है। चाहिए तो वित्तीय विकास भी सबको होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो बाल विकास के एरिया में है। तो वित्तीय जो है वो बाल विकास से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बाल विकास पर 2 प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? पहला ऑप्शन कहता है नाटक और कला, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रकृति और पोषण, तीसरा कहता है संस्कृति और समाज,
और डी ऑप्शन कहता है मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। अगर हम इस क्वेश्चन के डीप में जाने लग जाएं तो एक बार तो हमें ये लग रहा है कि ये तो सारे ही ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन ज़रा और गौर से सोचो, हम यहाँ पर बालक के विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या पहला ऑप्शन जिसमें कि नाटक और कला है, क्या बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही इन चीज़ों को वो समझ पाएगा? क्या उसका लर्निंग लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा होगा कि वो नाटक और कला को समझ पाए? क्या वो संस्कृति और समाज को समझ पाएगा? और इसी तरह क्या वो मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को समझ पाएगा जो उसके ऊपर डीपली प्रभाव डालेंगे? लेकिन प्रकृति और पोषण, ये दोनों तो वो चीज़ें हैं ना जो जन्म के साथ ही उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी। नेचर भी अपना प्रभाव दिखाएगी और उसका खान पान, उसकी जो डाइट होगी वो उसके लाइफ स्टाइल पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी। तो हमारा उत्तर जो यहाँ पर है वो होगा ऑप्शन बी, प्रकृति और पोषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के दांत डैश और डैश महीने के बीच चिन्हित होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 10 से 12 महीने, दूसरा कहता है 9 से 11 महीने, तीसरा कहता है 6 और 8 महीने और आखिरी ऑप्शन कहता है 5 और 7 महीने। कौन सी एज में बच्चों के दांत दिखना शुरू हो जाते हैं? देखो, जब उनके थोड़े थोड़े दांत दिखेंगे तो आपने भी महसूस किया होगा कि उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांतों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दांत निकलते हैं तो वो दर्द भी अपने आप ही गायब हो जाता है। तो उसकी जो टाइम लाइन है वो है 6 से 8 महीने के बीच की। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 6 और 8 महीने। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में विचार, विकास और सिद्धांतों की शुरुआत की कौन सी अवस्था है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि ये चारों जो ऑप्शन है ये जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। इनमें से किस अवस्था में बच्चों में विचार विकास और सिद्धांतों की शुरुआत हो जाती है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदी पेशीय और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। देखो, जो जीन पियाजे के सिद्धांत की चौथी अवस्था थी जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि एक बालक में लगभग 11 से 15 वर्ष के दौरान देखी जाती है। इस टाइम में बच्चा क्या करता है कि उसके संप्रेषण में शीतलता आनी शुरू हो जाती है और वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसकी विकसित होने लग जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे को समान मात्रा में पानी के साथ 2 बीकर दिखाए जाते हैं। फिर एक बीकर का तरल एक संकीर्ण लंबे गिलास में डाला जाता है। बच्चा सोचता है कि अब दोनों बर्तनों में अलग अलग मात्रा में तरल है, वह समान नहीं है। उपरोक्त परिदृश्य में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है पारगमन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा है रूढ़िवादिता और चौथा ऑप्शन है मूर्त। देखो, ये जो एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन हो रखी है ये भी जीन पियाजे के सिद्धांत के ही एक भाग से ली गई है। इसमें क्या होता है, जो रूढ़िवादिता का लक्षण है उसमें एक तार्किक सोच अक्षमता दिखती है कि किसी व्यक्ति को यह निर्धारित कैसे करना है कि कंटेनर या उसका आकार या स्पष्ट आकार समायोजन के बावजूद भी एक निश्चित समान मात्रा में ही रहते हैं। यहाँ पर तरल को ऊपर नीचे कर देने से
उसका बीकर चेंज कर देने से उसके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में हमारा उत्तर जो बनता है वो होगा रूढ़िवादिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रम में रखने में सक्षम होता है तो इस अक्षमता को क्या कहा जाता है? बच्चा क्या करेगा, वस्तुओं को मात्रात्मक आयाम के साथ क्रमबद्ध करता जाएगा, उनको सीरियल में लगाता चला जाएगा। तो उसकी इस अक्षमता को क्या हम आत्म भाव कहेंगे, क्या हम तर्क कहेंगे, क्या क्रमबद्धता कहेंगे या फिर मानचित्रण कहेंगे? देखो, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन सी, क्रमबद्धता, चीज़ों को सीरियलाइज करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अवस्था में बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है? बैठे बैठे अपने आप ही बोलना शुरू कर देता है। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 1 महीना, तीसरा है 6 महीने और चौथा ऑप्शन है 6 से 12 महीने। तो देखो, जो 6 महीने की आयु है उसमें बच्चा बड़बड़ाना शुरू कर देगा। इस अवस्था के दौरान बच्चा सुनी हुई आवाज़ पर, जो उसके कानों में आवाज़ पड़ेगी उसके ऊपर वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो औरों को, यानी अपने पेरेंट्स को कह लीजिए या अपने भाई बहनों को, अपने परिवार के सदस्यों को कह लीजिए, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालेगा। खेल के दौरान हंसने लगेगा और बड़बड़ाने लगेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं जब वो 6 महीने का होता है वो तब करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने। बंडूरा ने यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उसने अपना प्रयोग किस वस्तु पर किया था? देखिए, अगर आपने बंडोरा का ये प्रयोग के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो बंडोरा ने ये प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि क्या बच्चा एक वयस्क द्वारा, जब मान लो किसी वयस्क ने, किसी बड़ी उम्र के आदमी ने बच्चे के सामने कोई आक्रामक प्रदर्शन कर दिया तो क्या मौका मिलने पर बच्चा भी उसी आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करेगा, उसी को वो भी रिपीट करेगा। यानी कि जो उसने देख लिया, क्या बच्चा भी उसी व्यवहार को दोहराएगा। तो बंडूरा ने ये सिद्धांत का प्रयोग बोबो गुड़िया पर किया था। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोबो गुड़िया। याद रख लेना, ब से बंडूरा, ब से बोबो गुड़िया। नेक्स्ट देखते हैं, किस आयु में बच्चा बिना किसी त्रुटि के अपने धारा प्रवाह भाषण का विकास करता है। यानी कि लाइफ की कौन सी स्टेज पर आकर बच्चे की भाषा, बोलने के विचार उसके परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो बिना अटक के लगातार वाक्य बनाना, बोलना शुरू कर देता है। पहला ऑप्शन है 12 वर्ष से ऊपर, दूसरा है 14 वर्ष से ऊपर, तीसरा है 8 से 12 वर्ष और डी ऑप्शन है 10 वर्ष से ऊपर। तो ये जो एक्टिविटी है वो बच्चा 12 वर्ष से ऊपर की आयु में शुरू कर देता है। हमारा उत्तर जो है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। इस एज में बच्चा अपने भाषागत व्यवहार को और अधिक मेच्योरिटी की ओर ले जाएगा। वो अपने वाक्यों को सुव्यवस्थित करेगा और उनका उच्चारण भी सही से करेगा, बिना किसी गड़बड़ी के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, हम जो है वो बिना समय गंवाए डायरेक्ट वो प्रश्न कर रहे हैं जिनके आने के एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि पहले ही DSSB, KVS और EMRS इन क्वेश्चनों को पूछ चुके हैं। समीपस्थ दूरी का अक्षेत्र और स्कैफोल्डिंग
बाल विकास की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। यह शब्द किसने दिए थे? ये दोनों स्टेजेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। बच्चे को पुश किया जाता है, उसको थोड़ा सहारा दिया जाता है। और समीपस्थ दूरी का क्षेत्र भी आप पढ़ चुके हैं। ये दोनों विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है रूसो और डी ऑप्शन है हमारा वाइगोत्स्की। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं ये वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे परियों की कहानियों जैसी काल्पनिक कहानियों का सबसे अधिक आनंद लेना शुरू कर देते हैं? देखो, बच्चों को परियों की कहानियों में बड़ा मज़ा आता है। कहानी सुनते सुनते वो सो जाते हैं। कभी उनकी मम्मी तो कभी उनकी दादी उनको कहानियाँ सुनाती हैं। तो ये जो अवस्था है ये बच्चे के जन्म से लेकर लगभग 5-6 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था को हम कहते हैं शैशवकाल या शिशुकाल। तो बच्चे क्या करेंगे, वो परियों की कहानियों को सच मानने लग जाएंगे। उन्हें लगने लगेगा कि जैसे वो बोलते हैं ना कि परी आती है सफ़ेद कपड़े पहनकर, हाथ में छड़ी लेकर और बच्चे के सामने अपना मैजिक दिखाती है। उन्हें तो वो मैजिक सही लगने लग जाता है कि हाँ, जैसा स्टोरी में मैजिक हो रहा है शायद वैसा ही वास्तविकता में भी होता है। तो ये जो कहानियों में आनंद आता है ये होता है शिशुकाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तनों की सूचना देता है। लड़कियों में वृद्धि में तेजी लगभग डैश से शुरू होती है। यानी कि ये कौन सी एज है जब लड़कियों में तेजी से शारीरिक परिवर्तन शुरू होने लग जाते हैं और यौवन का उद्भव हो जाता है? तो लड़कियों में जो ये टाइम लाइन होती है ये लगभग 10 से 12 वर्ष की एज में होती है। उनके बॉडी पार्ट्स स्पेशली जिनको हम बोलते हैं कि स्तन और उनके मासिक धर्म वगैरह शुरू हो जाते हैं। स्तन में वृद्धि और मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, 10 से 12 वर्ष। पूर्व परिचालन तर्क के संदर्भ में 3 माउंटेन टास्क को किसने विकसित किया था? देखो, ये आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। जिसने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, कहीं पढ़ा होगा और उसको याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रहा तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं मार सकते। 3 माउंटेन टास्क जो है यह एक परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया था कि क्या बच्चे की जो सोच है, उसकी थिंकिंग है, वो अहंकारी होती है। जो इस बात का भी एक सहायक संकेत था कि बच्चा प्री ऑपरेशनल चरण में या संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन में ही रहा हो, यानी वो अहम भाव ग्रहण करना शुरू कर चुका हो। इसका विकास किया था जीन पियाजे ने। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखना, 3 माउंटेन टास्क किसने दिया था? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश विशेष परिस्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार के संगठित प्रतिरूप के लिए पियाजे का शब्द है। यानी कि कोई एक ऐसा समयबद्ध होता है जब आप एक निश्चित व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार क्यों होगा? क्योंकि आपके माइंडसेट में यानी कि बच्चे के माइंडसेट में कुछ जानकारी फिक्स हो रखी होगी पहले से ही, उसी के अकॉर्डिंग तो वो व्यवहार करेगा ना। ये तो है नहीं कि आपने उसको अभी अभी एक इंजेक्शन दे दिया, नॉलेज दे दी कि चलो अब इसके अनुसार व्यवहार कर। जो जनरल टाइम पीरियड में बच्चा व्यवहार करेगा वो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो माइंडसेट है उसी के अनुसार तो करेगा। तो जो उसका एग्जिस्टिंग माइंडसेट पहले से होगा उसको हम बोलते हैं स्कीमा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कीमा।
पियाजे के अनुसार डैश उन प्रक्रियाओं के लिए शब्द है जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है। पहला ऑप्शन है वृत्ताकार अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है शीघ्र अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है रेडियो अभिक्रिया। इसमें होगा क्या कि बच्चा स्वयं के लिए दोहराई जाने वाली गतिविधियों को पकड़ने लग जाएगा। एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीख लेगा, यानी वो चक्कर चलाना सीख लेगा। तो ये जो स्टेज होगी उसको हम कहेंगे वृत्ताकार अभिक्रिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए वृत्ताकार अभिक्रिया। और ये जो होगी वो पहले चरण में ही आ जाएगी, जो कि उसका संवेदी पेशीय अवस्था होती है ना, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, उसी स्टेज पर ये आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसव वेदना और शिशु के जन्म के दौरान भ्रूण के दिल की धड़कन की यांत्रिक निगरानी क्या कहलाती है? देखो यहाँ पर बात हो रही है कि जो भ्रूण है यानी जन्म से पहले जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट जो चेक की जाती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? इससे तो आप सब परिचित होंगे। उसके लिए प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी का। हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। परिपक्वता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, परिपक्वता मीन्स मेच्योरिटी, जिसमें एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पहलू में विकसित होता है? जब मेच्योरिटी आएगी तो किस प्रकार का चेंज, किस प्रकार का विकास दिखाई देगा? फर्स्ट ऑप्शन कहता है भावनात्मक रूप से, ये भी सही है। आध्यात्मिक रूप से, ये भी सही है। सामाजिक रूप से, ये भी सही है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही लक्षण मेच्योरिटी की अवस्था में एक बच्चे में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज के सेशन के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।